हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइब विद कंचन। तो हम जा रहे हैं अपने एनिवर्सरी ट्रिप पे। हम पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट। रात के 2 बजे नींद आंखों में थी, लेकिन दिल में एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी। मैं अपने सपनों का शहर देखने जा रही थी। सुबह 4 बजे हमारी फ्लाइट ने उड़ान भरी। आसमान से धरती इतनी चमकती हुई दिख रही थी, जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। दिल्ली से दूर पर एक नए एडवेंचर पर। मैं तो एंजॉय कर रही थी, पर इनको नींद आ गई थी। मेरी तो ये लाइफ की पहली ही उड़ान थी, वो भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ। और मैं बिल्कुल वेस्ट डायरेक्शन में बैठी थी, इसलिए मैं उगता हुआ सूरज तो नहीं देख पाई। लेकिन जैसे ही सूर्योदय हुआ, फ्लाइट में बहुत रोशनी हो गई। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, हमें रिसीव करने के लिए गाइड नेम प्लेट लेकर खड़े थे। हवा में इतनी फ्रेशनेस थी। दिल ने कहा यस, फाइनली अंडमान। और हम इनके साथ निकल पड़े। हमें लगी थी बहुत भूख। सुबह के बज रहे थे 8 और हम गए अन्नपूर्णा में। हमने वहाँ पे खाया इडली और डोसा। पोर्ट ब्लेयर में ये वेजिटेरियन के लिए फेमस रेस्टोरेंट है और हमें यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। ये है अंडमान की गवर्नमेंट बस, जिसमें मैंने देखा कि जो विंडो सीट्स हैं वो बहुत ऊंची ऊंची है और विंडो बड़ी बड़ी है, लेकिन विंडो में कोई भी शीशे नहीं है। और अब हम पहुंच गए थे पोर्ट ब्लेयर के जेटी स्टेशन पर, जहाँ से हमारी बुकिंग थी। अब हम जा रहे थे पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइसलैंड। इस जेटी का नाम नॉटिका था, हम इसी से जाने वाले थे। सबसे पहले हमने अपने बैग को सबमिट करवाया। ये एक प्राइवेट जेटी था, यहाँ पे गवर्नमेंट जेटी भी चलते हैं। अब हमारा सफर 2 से ढाई घंटे का सी रूट से था और हम जाने वाले थे हैवलॉक आइसलैंड। अंदर से जेटी को एक्सप्लोर करने के बाद हम अपनी सीट नंबर पे जाके बैठ गए। बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। जैसे ये फेरी लहरों पे चल रही थी, मुझे इतनी अच्छी नींद आई, मुझे पता भी नहीं चला कब 2 घंटे बीत गए। अब हम हैवलॉक आइसलैंड पहुंच गए थे। हमने जेटी से एग्जिट किया और अपने बैग कलेक्ट करे। लोकेशन इतनी अच्छी थी, पानी इतना क्लीन था, अंडर वाटर के सारे कोरल्स हम देख पा रहे थे। हम लोकेशन को काफी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे हवा थोड़ी तेज थी। यहाँ की हवा में अलग ही फ्रेशनेस थी। सामने नीला समंदर देख के दिल बिल्कुल फ्लावर फ्लावर हो गया। और इसके बाद निकल पड़े हम अपने होटल, जो था सेंट मरीना। फाइनली हम पहुंच गए थे हैवलॉक आइसलैंड के सेंट मरीना रिजॉर्ट एंड स्पा में। बालकनी से व्यू देखा, सामने बीच थी और सामने ही स्विमिंग पूल था। व्यू बहुत सुंदर था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी फिल्मी लाइफ को जी रहे हों। क्या खूबसूरत समा है। फिर हमने अपना रूम एक्सप्लोर किया। रूम कुछ ऐसा था। और फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करके रेडी हो गए राधानगर बीच जाने के लिए। How I'm looking? Looking good. Hey. हम कैब में निकले ही थे, लेकिन रास्ते में इतना खूबसूरत व्यू था कि हमने कैब रुकवाई और नेचर को एंजॉय किया, क्यूट मेमोरी को कैप्चर किया और निकल पड़े राधानगर बीच के लिए। हम सनसेट देखने जा रहे थे, लेकिन बादल होने की वजह से हम परफेक्ट सनसेट नहीं देख पाए, लेकिन फिर भी बीच वाइब नेक्स्ट लेवल थी। हमने काफी एंजॉय किया। और मैं रेत में कुछ कलाकारी करने लग गई। ये बहुत पीसफुल था। हमने थोड़ा कार्डियो किया। मैं रेस में तो हार गई, लेकिन एंजॉय काफी अच्छा हुआ। जैसे ही अंधेरा होने लगा, व्यू और भी खूबसूरत होता जा रहा था। यहाँ के बनाना बहुत टेस्टी थे और ये फ्रूट चाट भी बहुत टेस्टी था। ये यहाँ का मेन चौक था, जहाँ से 3 तरफ जाने के लिए रास्ते थे। एक हमारे रिजॉर्ट सेंट मरीना जाने के लिए, दूसरा राधानगर बीच जाने के लिए और तीसरा था काला पत्थर बीच जाने के लिए। हम वापस आए और हम भीगे हुए तो पहले से ही थे, इसलिए हमने सोचा कि हम स्विमिंग पूल पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे तो स्विमिंग आती नहीं है, लेकिन अभी तो प्रो निकले। इसके बाद हम फ्रेश होके निकल पड़े खाना खाने के लिए और हम सेंट मरीना के बिल्कुल राइट में थोड़ा डिस्टेंस कवर करके समथिंग डिफरेंट करके रेस्टोरेंट है बीच साइड कैफे। हमने डिनर किया, कढ़ाई पनीर और रोटी, सिंपल बट सुपर टेस्टी। हम वापस रिजॉर्ट आए और यहाँ पे इनका मैच चला था। ये थोड़ी देर मैच देखने लग गए। नाइट में व्यू और भी ब्यूटीफुल लग रहा था। काफी अच्छी लाइटिंग की हुई थी। बस ऐसा था हमारा डे 1। तो हम सुबह 4 बजे उठे और हमारा डे 2 स्टार्ट हुआ। हमें सनराइज देखने के लिए काला पत्थर बीच जाना था। हमने कैब बुक किया और निकल पड़े काला पत्थर बीच के लिए। लेकिन आज भी बादल थे और हम परफेक्टली सनराइज नहीं देख पाए। लेकिन यहाँ की पीसफुल वाइब, समुद्र की लहरों की आवाजें, ठंडी हवाएं दिल को सुकून दे गई। हमने यहाँ लगभग 1 से 2 घंटे का टाइम स्पेंड किया और
कुछ मेमोरीज कैप्चर करी, कुछ क्यूट मोमेंट्स कैप्चर करे और अपने दिल में सब कुछ सेव कर लिया। फिर हम वापस निकल पड़े होटल के लिए और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा ट्री था। मैं इस ट्री को जो रोड साइड में था काफी एंजॉय कर रही थी। ये फीलिंग ही कुछ अलग थी, हेड पहन के इस तरह रोड पे चलना। और हम फाइनली अपने रिजॉर्ट पहुंचे, हम रेडी हुए और हमने ब्रेकफास्ट किया इसी रिजॉर्ट में, बुफे में। खाना काफी टेस्टी था और हम हेल्दी डाइट ही ढूंढ रहे थे क्योंकि हम फिटनेस जर्नी भी फॉलो कर रहे थे। हम ट्रिप में भी अपनी डाइट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। जो भी हमें लग रहा था कि ये हमारे लिए हेल्दी नहीं है, उसे हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली हमें ये टेस्टी बनाना भी बुफे में मिल गए थे और ब्रेकफास्ट में था उपमा, रोस्टेड पोटैटो, इडली, सांभर और चना दाल और पूरी। हमने पेट भर के ब्रेकफास्ट किया और सच में यहाँ का नाश्ता काफी टेस्टी था और दिन की शुरुआत परफेक्टली हो गई। तो आज मेरा सालों का सपना पूरा होने वाला था, जो कि मैं कई सालों से देख रही थी कि मुझे लाइफ में एक बार स्कूबा डाइव करनी है। हमारा सेशन 45 मिनट का था नीमो रीफ में, जिसमें हमने 15 मिनट की ट्रेनिंग करनी थी और 30 मिनट में डीप वाटर एक्सप्लोर करना था। ट्रेनिंग में नॉर्मली यही सिखाया जाता है कि अगर आइस और नोज में पानी चला जाए तो उसे कैसे हैंडल करना है, ईयर से प्रेशर कैसे रिलीज करना है और ऑक्सीजन मास्क से कैसे ब्रीथ करना है। एंड अगर आपको डीप वाटर में जाना है तो आप थम्स डाउन करेंगे और अगर आपको वापस आना है जल्दी, आप 2 थम्स अप करेंगे एंड ओके का साइन कि आप ओके हैं। बस यही ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। 15 मिनट की ट्रेनिंग के बाद फिर स्टार्ट होता है डीप सी मैजिक। 30 मिनट के इस मैजिकल डीप सी वाटर में आके हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम अलग ही दुनिया में आ गए हैं। ऑक्सीजन मास्क से ब्रीथ करते करते इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हम और नीचे जाना चाह रहे थे। हमारा कब 30 मिनट का सेशन खत्म हुआ हमें कुछ पता नहीं चला, बस हम इंजॉय कर रहे थे, कलरफुल फिशेस देख रहे थे, कोरल्स देख रहे थे, कुछ लविंग मोमेंट्स को कैप्चर किया और हम हाथ पकड़ के तो नहीं लेकिन साथ साथ पूरे डीप सी को एक्सप्लोर कर रहे थे। सब कुछ इतना मैजिकल था कि मैं अपना सारा फियर भूल गई। डीप सी में किसी भी चीज़ को टच करना अलाउड नहीं था, लेकिन अगर एक्सीडेंटली भी किसी चीज़ में टच हो जाए तो स्क्रैच पड़ जाता। हम दोनों के डाइव मास्टर ने हम दोनों को सेफली होल्ड किया हुआ था, पर मुझे तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि कोई मेरे पीछे या कोई मेरे दाएं बाएं है। ऐसा लग रहा था बस मैं इस समंदर में अकेले घूम रही हूँ। इतना स्मूथली होल्ड किया था कि मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि कोई मेरे साथ भी है। लास्ट में मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी और मुझे पता ही नहीं चला कब 30 मिनट बीत गए और आज फाइनली मेरा स्कूबा डाइविंग का ड्रीम पूरा हो गया। एंड ट्रस्ट मी, स्कूबा डाइविंग ने मेरा फियर कॉन्फिडेंस में चेंज कर दिया। आई ट्रूली लव्ड इट। मॉर्निंग अराउंड 10 AM स्कूबा डाइविंग के बाद हम निकल पड़े एलिफेंटा बीच के लिए। बोट से अराउंड 20 to 25 मिनट का सी रूट था, शेयरिंग बोट थी और टोटल 12 लोग थे। बीच पर पहुंचते ही बस लोग ही लोग एवरीवेयर।
ये बीच फेमस है सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए और हमने भी 3 एक्टिविटी ट्राई की। पहली थी ये सोफा राइड जिसे ब्लैक आई भी कहते हैं। सभी राइड 5-5 मिनट की थी। बोट से टाइट अटैच करके फास्ट स्पीड में ले जाते हैं। जैसे ही स्पीड बढ़ी, लहरों का पानी सीधा मेरे फेस पे। मेरी आईज प्रॉपरली 5 मिनट तक ओपन भी नहीं हो पाई। हैंडल को इतना टाइट पकड़ा हुआ था, अगर छोड़ देते तो सीधा पानी में। इसीलिए शायद इस एक्टिविटी को ब्लैक आई कहते हैं। दूसरी एक्टिविटी सिमिलर ही थी, शायद इसे इविल आई कहा जाता है। ये हमें लेटे लेटे करनी थी। इसकी शीट इतनी पतली थी कि हमें सभी लहरें फील हो रही थी। लहरें हमें इतना उछाल रही थी, लग रहा था किसी लहर में हम बाहर गिर जाएंगे। मैं तो दोनों राइड में बोट वाले भैया को बोल रही थी कि स्लो करो स्लो करो स्लो करो, बट इनकी स्पीड तो स्लो होती ही नहीं है। बट ऑनेस्टली मजा बहुत आया। इसके बाद हमने जेट स्की की, उसमें भी हमने काफी एंजॉय किया। कुछ फोटोज क्लिक करे। ये लाइव पल जो हमने साथ बिताए थे, ये बस अब मेमोरी बनने वाले थे, तो हमने इन्हें कैप्चर कर लिया। अब हमें भूख लग गई थी और हमने यहाँ की फ्रूट चाट को टेस्ट किया। अच्छी थी, पर राधानगर बीच जितनी टेस्टी नहीं थी। फिर हम वापस चल पड़े। और वापसी का समय कुछ ऐसा था। टाइम अराउंड 3:30 हो रहा था और बादल छाए हुए थे। ब्लू समंदर बिल्कुल खूबसूरत दिख रहा था, नीला आसमां। फिर हम पहुंच गए अपने रिजॉर्ट सेंट मरीना और कुछ टाइम हमने बालकनी में रेस्ट किया। फिर पूल पे चले गए। आज था हमारा अंडमान ट्रिप का डे 3। सुबह उठे, रेडी हुए, ब्रेकफास्ट किया और 9 बजे रिजॉर्ट से चेकआउट करके निकल पड़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। फिर हम पहुंच गए फेरी टिकट काउंटर पर। हमने टिकट ली, वेटिंग जोन में वेट किया। यहीं हमें कुछ फ्रेंड्स मिले जो आर्मी और नेवी से रिटायर्ड पर्सन थे। सभी अपनी अपनी वाइफ के साथ इस एज में दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए आए थे। ट्रूली इंस्पायरिंग मोमेंट। आज हम जा रहे थे हैवलॉक आइसलैंड से नील आइसलैंड और यहाँ पे लगे थे 3 फेरी। ग्रीन ओशन और ये था नॉटिका, जिसमें हम पोर्ट ब्लेयर से आए थे हैवलॉक आइसलैंड के लिए। लेकिन आज हम नॉटिका से नहीं जाने वाले थे। आज हमारी जो जेटी थी उसका नाम था मैक्रूज। ये रही हमारी जेटी मैक्रूज। हमने बैग सबमिट कराए और कुछ फोटोज क्लिक करे और एंट्री ली और अंदर से कुछ ऐसा नज़ारा था। फेरी के अंदर की कुछ प्यारी मेमोरीज को कैप्चर किया और फाइनली 1 आवर के फेरी के सफर के साथ हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर, जहां का वाटर बिल्कुल ब्लू था। फाइनली फेरी रुक गई और अंदर से कुछ ऐसा मंजर दिख रहा था। नील आइसलैंड का पानी और भी ब्लू और क्रिस्टल क्लियर था। ये आइसलैंड बहुत ही छोटा था। टोटल लैंड यहाँ पे 13 से 18 स्क्वायर किलोमीटर ही थी और टोटल रोड यहाँ की 10 किलोमीटर ही है। इस आइसलैंड पे हम 2 नाइट्स रुकने वाले थे। फिर हम ढूंढने लग गए अपने गाइड को और हमें गाइड फाइनली मिल गए नेम प्लेट के साथ। इस आइसलैंड पे नेटवर्क ना के बराबर थे। हम दोनों के फोन में नेटवर्क नहीं था। और हाँ, अंडमान आइसलैंड में बिल्कुल भी नाइट लाइफ नहीं है। फिर हमने मलाई वाला नारियल पानी पिया और जैसे ही हम मलाई खाने लगे तो ये डॉगीज हमारे पास आ गए, मलाई देने लगे। तो ये तो प्रो निकले कैच करने में भी। आइए नारियल पानी, नारियल पानी। इसके नहीं होता बेचारी के कैच। अब हमारी कैब आ गई थी। यही हमें नील आइसलैंड का टूर करवाने वाली थी। पर्ल बीच रिजॉर्ट में हमने चेक इन किया अराउंड 12 o'clock और ये था पर्ल बीच रिजॉर्ट का व्यू।
काफ़ी खूबसूरत था। और इनका अपना प्राइवेट बीच भी है, लक्ष्मणपुर बीच, जो सनसेट के लिए फेमस है। ये हमारे रूम के आगे एक स्विमिंग पूल था और हमें यहाँ पे रूम मिला था। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ये थी रूम की बालकनी और ऐसा था रूम। Yes, Kishmi. हम इंडिया के किस कोने में थे जहाँ पे चारों ओर पानी ही पानी था। हम रुके हैं पर्ल बीच रिजॉर्ट में और अभी हम जा रहे हैं लक्ष्मणपुर बीच, जो कि फेमस है सनसेट के लिए। अभी यहाँ से सन दिख नहीं रहा होगा, तो ये देखिए, ये मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों आगे भागे जा रहे हैं। मैं बोल रही हूँ साथ चलो। तो ये रास्ता है हमारे रिजॉर्ट से लक्ष्मणपुर बीच के लिए। ये होटल की प्राइवेट बीच है और सन जब लहरों पे पड़ रहा था तो कुछ ऐसा दिख रहा था। यहाँ के पत्थर कुछ ऐसे थे, नुकीले से। इस बीच के पानी में जाना तो अलाउड नहीं था, इसलिए हम रेत में ही थोड़ी कलाकारी करने लग गए और मुझसे ये फ्लावर सा बना। कैसा दिख रहा है? और सन जैसे जैसे डूब रहा था कुछ इस तरह दिख रहा था और हमने थोड़ी मेमोरीज को कैप्चर किया यहाँ पे, अपने कुछ लविंग मोमेंट्स को जिया। यहाँ की कामनेस हमें बहुत सुकून दे रही थी। बस हम यही देखने के इच्छुक थे कि सन और समंदर बिल्कुल एक लाइन में दिखे, बट बादल होने की वजह से आज भी ऐसा नहीं हो पाया। कुछ यादों को दिल में छुपा लिया और कुछ को कैप्चर कर लिया। वापिस रिजॉर्ट आए तो हमने थोड़ा झूला झूला। ये है हमारा अंडमान ट्रिप का डे 4। अराउंड 11 बजे हम भरतपुर बीच पहुंच गए और सच में इस बीच की वाइब नेक्स्ट लेवल थी, बिल्कुल शानदार और नेटवर्क बिल्कुल जीरो। बीच के साइड में पेड़ों की ठंडी छाया, मेरी गुड़िया। और वहीं से स्टार्ट हुई हमारी स्पेशल एक्टिविटी, मैग्नीफाइंग ग्लास बोट एक्टिविटी। 30 मिनट की सी राइड थी और बोट में लगे मैग्नीफाइंग ग्लास हमें दूर की चीजों को पास से दिखा रहे थे, जो बिना पानी में उतरे ही, बिना भीगे ही हमें कोरल लाइफ को दिखा रहे थे। कलरफुल कोरल्स, छोटी बड़ी फिशेस, अंडर सी लाइफ, सभी चीजें हम बिना भीगे ही देख पा रहे थे। ये तो खाने आई 30 मिनट की ये ब्यूटीफुल राइड खत्म हुई और हम आ गए पेड़ों की छाया के नीचे रेस्ट करने। सभी यहाँ मैट लेकर रेस्ट कर रहे थे। हमने भी 100 रुपीज़ की मैट ली और हम भी रेस्ट करने लग गए। मुझे तो नींद नहीं आई, लेकिन हबी को अच्छी नींद आई। मेरी आंखें तो बस इस ब्यूटीफुल नज़ारे को देखे देखे ही थक नहीं रही थी। बस मैं इधर उधर देख रही थी और इस पल को एंजॉय कर रही थी। हमारी कैब वाले भैया 2 बजे आने थे, हमें 2 बजे तक यहीं टाइम स्पेंड करना था और यहाँ की ब्यूटीफुल सी वेव्स की आवाज़ें, बर्ड्स की चर्पिंग और बस ये ब्यूटीफुल मंजर, मैं इसे देख के ही थक नहीं रही थी। यहाँ शैलो वाटर काफ़ी दूर तक था, इसलिए स्विमिंग अलाउड थी। इवन 1 साल के बच्चे को भी स्विमिंग करवाते हुए मैंने देखा। सो क्यूट मोमेंट। हम स्विमिंग नहीं कर पाए क्योंकि हम एक्स्ट्रा ड्रेस नहीं लाए थे और हम भीगना नहीं चाहते थे, पर यहाँ की खूबसूरत मेमोरी को हमने दिल और कैमरा दोनों में कैप्चर कर लिया। और बस यही था हमारी भरतपुर बीच का खूबसूरत सफर।
नेक्स्ट हम कहाँ कहाँ गए इसका पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है अंडमान ट्रिप का डे 4। भरतपुर बीच से निकलने के बाद हम पहुंच गए नेचुरल ब्रिज। स्थानीय लोग इसे हावड़ा ब्रिज भी कहते हैं क्योंकि ये कोलकाता के ब्रिज जैसा दिखता है। नील आइसलैंड का यह नेचुरल ब्रिज कोई इंसान द्वारा बनाया गया पुल नहीं है, बल्कि हजारों सालों में समुद्री लहरों, हवा और ज्वार भाटा के द्वारा चट्टानों के इरोजन से इसकी फॉर्मेशन हुई है। सचमुच यहाँ की समुद्री लहरें काफी डरावनी थी। और पानी की वजह से ही ये पापा अपने बच्चे को वापस ले जा रहे हैं थोड़े समय के लिए। यहाँ की चट्टानें मुख्य रूप से लाइमस्टोन की है और ये काफी नुकीली नुकीली सी है। इस पे नंगे पैर से चलना काफी मुश्किल है, जो समय के साथ समुद्री लहरों की वजह से घिसती रही और बीच का हिस्सा ऐसे हट गया और पुल जैसी सुंदर आकृति का निर्माण हुआ। करीब 1 आवर के बाद यहाँ पर पानी डाउन हो गया और मंजर कुछ ऐसा था। और इस छोटे बच्चे को छई छपाक छई करने में कितना मजा आ रहा है। हमने भी एक वीडियो शूट किया। जैसे ये समुद्री लहरें इतनी ऊंची उठी, मैं तो डर ही गई। अभी बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। वैसे ये आइडिया अभी का ही था कि ऐसी ऊंची लहरों के साथ एक वीडियो शूट की जाए। बाद में मुझे भी वीडियो काफी अच्छी लगी। आगे मत जाना ज़्यादा। फिर हमने यहाँ पे बिताए कुछ लम्हों को कैमरे में कैद कर लिया और वापस आ गए पर्ल बीच रिजॉर्ट में। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकल गए यहाँ के मार्केट के लिए। पूरी मार्केट में मुझे ये मोती के हार बहुत ही सुंदर लगे। मैंने लेना चाहती थी लेकिन ये इतने कॉस्टली थे कि मैंने नहीं ले पाई। समुद्र की लहरों से बने छोटे छोटे शंख के द्वारा बनाए गए ये प्यारे प्यारे झूमर काफी मनमोहक थे। और मुझे नील आइसलैंड में जाके पता चला कि शंख कोई पत्थर नहीं है और वो ना ही किसी मानव के द्वारा बनाया जाता है, बल्कि शंख एक समुद्री जीव का शल है। समुद्र में एक नरम शरीर वाला जीव रहता है जो अपने शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट निकालता है। जैसे जैसे जीव बड़ा होता है वैसे वैसे उसका शंख बड़ा और घुमावदार होता जाता है और जैसे ही वो मर जाता है उसका खाली शेल हमें शंख के रूप में प्राप्त होता है। और ये फ्रूट बास्केट हमें काफी पसंद आई थी, लेकिन सभी वहाँ मार्केट में यही बोल रहे थे कि विदाउट बिल हम कोई भी चीज फ्लाइट से नहीं ले जा सकते, तो छोटी दुकान में बिल नहीं मिलते हैं, कुछ ऐसा था। लेकिन बाद में फ्लाइट में आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं था। इस मार्केट में सभी सामान पोर्ट ब्लेयर से ही आया था। यहाँ पे कोई भी सामान खुद से नहीं बनाया गया था। हम करेंगे क्या इस चीज़ का काम? क्या करेंगे? क्या रखेंगे अपने? वो नहीं ऐसे आटा 600 টাকা এই মাল নিয়ে 600 টাকা দিয়ে দিচ্ছি না किस चीज से बने? करीब 7 बजे हमने की स्टार गेजिंग। वहाँ हमने टेलीस्कोप से की अंतरिक्ष को करीब से महसूस करने का एक शांत अनुभव। फिर हम आ गए अपने रिजॉर्ट वापस और यही था हमारा डे 4। सुबह 4 बजे अलार्म बजा और हम निकल गए मैजिकल मोमेंट के लिए। आज है हमारा अंडमान ट्रिप का डे 5। 4 बजे हमारे रूम के बाहर नज़ारा कुछ ऐसा था। पूल को लाइटिंग के द्वारा काफी सजाया गया था। आज का हमारा मिशन था सनराइज एट सीतापुर बीच। करीब 5 बजे हम पहुंच गए सीतापुर बीच और हमें बीच में ये स्कूल दिखा, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल दिलानीपुर। ये यहाँ का इकलौता स्कूल था और सभी आगे की पढ़ाई पोर्ट ब्लेयर से करते थे। आसमान की लालिमा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण इतनी खूबसूरत दिख रही थी, दिल जैसे वहीं रुक गया। धीरे धीरे जैसे सूर्योदय हुआ, वो गोल्डन शाइन, वो शांति, वो गोल्डन ग्लो, पूरा सीन ड्रीमी था। और फाइनली सूरज की पहली झलक कुछ ऐसी थी। हमने इस सीतापुर बीच के सनराइज को कैमरे में कैद कर लिया और कुछ मेमोरीज को कैप्चर किया। और आज इस दिन की खूबसूरत शुरुआत सूर्य देवता को जल चढ़ाकर हुई। सच में लाइफ का एक सुकून भरा मोमेंट। फिर हम आ गए वापस रिजॉर्ट और यहाँ पे बर्ड की चर्पिंग इतना सुकून दे रही थी और यहाँ की ठंडी हवा फुल पीस वाइब।
हमने थोड़ा टाइम पूल पे स्पेंड किया और आज था हमारा 9 बजे इस रिजॉर्ट से चेकआउट। अभी ने तो स्विमिंग को यहाँ काफ़ी एंजॉय किया। फिर हम जल्दी से रेडी हुए और निकल पड़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। पर्ल बीच रिजॉर्ट से चेकआउट करने के बाद हम पहुंच गए जेटी स्टेशन और आज हम नील आइसलैंड से वापस जाने वाले थे पोर्ट ब्लेयर। हम मैक्रूज से ही जाने वाले थे। अराउंड 1.5 आवर का ये सफर खत्म हुआ पोर्ट ब्लेयर में पहुंच के। ये हमारा अंडमान ट्रिप का ये लास्ट सफर था जो हम फेरी द्वारा कर रहे थे। फिर हमने पोर्ट ब्लेयर के टीडीएस रिजॉर्ट में चेक इन किया अराउंड 2 बजे। इस आइसलैंड पे पानी की बहुत ही कमी है तो हर जगह नोटिस लगे थे कि पानी का यूज़ केयरफुली किया जाए। क्या बोल रहे हो? फाइनली हम अपने रूम पहुंच गए थे और रूम कुछ ऐसा था। बाहर बहुत ही तेज़ धूप लग रही थी तो रूम में पहुंच के हमें काफ़ी सुकून मिल रहा था। हमने करीब 2 घंटे रेस्ट किया। This is the washroom. इस रिजॉर्ट में जिम भी था और फ्राइडे और संडे को लाइव म्यूजिक भी चलता था, लेकिन हम तो यहाँ मंडे को पहुंचे थे तो हम तो आज लाइव म्यूजिक नहीं देख पाए। फिर हम रेडी हो गए थे और आज हमारा लाइव शो की बुकिंग थी जो थी सेलुलर जेल में। जैसे ही हम सेलुलर जेल पहुंचे तो लाइन कुछ इतनी लंबी लगी थी टिकट काउंटर पर। अब हम चले हैं सेलुलर जेल। हमने चलते चलते यहाँ की झालमुड़ी को टेस्ट किया, ये काफ़ी अच्छी थी। हमने लाइव शो देखा लेकिन यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, ना ही फोटोग्राफी अलाउड थी। सेलुलर जेल को नेक्स्ट डे हमने अंदर से एक्सप्लोर किया। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और पीछे जो ब्लॉक है ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जेलर का ऑफिस, असिस्टेंट जेलर का ऑफिस, अंग्रेज़ों का गोडाउन इसी ब्लॉक में हुआ करता था। और जिस गेट से आप लोगों ने एंट्री किया है ओल्ड गेट है 120 ईयर्स ओल्ड। ये सेलुलर जेल 120 ईयर्स ओल्ड हो गया। ये जेल बना था 1906 में। सामने में 2 फ्लेम जल रहा है, दोनों है सेम जोत, स्वातंत्र जोत, शहीदों के रिस्पेक्ट में जलाया गया। पहला का ओपनिंग सेरेमनी 2004 अगस्त 9 उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर जी के द्वारा किया गया, 24 आवर चलता रहेगा। सेकेंड जो 28 मई 2016 उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। और दोनों में जितने भी एलपीजी गैस सिलेंडर यूज होता है वो गैस सिलेंडर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फ्री देता है, जितना भी सिलेंडर लगेगा। और सेंटर में प्लेटफॉर्म और एक कॉलम, इसको बोलते हैं मार्टियर्स कॉलम। शहीद स्तंभ है 1857 से लेकर 1938 के बीच जितने भी फ्रीडम फाइटर शहीद हुए सभी की स्मृति में तैयार किया श्रद्धांजलि देने के लिए। इसका ओपनिंग सेरेमनी हुआ था 23 फरवरी 1985 उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह जी के द्वारा। ब्रिटिशर्स के समय में उसी प्लेस पे फ्रीडम फाइटर्स के लिए हॉस्पिटल था और हॉस्पिटल डैमेज हो गया और वहाँ पे हम लोगों ने मार्टियर्स कॉलम बना दिया।
और ये पीपल का ट्री मोटा वाला, ये काफी ओल्ड पीपल ट्री है, सेलुलर जेल के कंस्ट्रक्शन से पहले का ट्री है, लेकिन आप लोगों को नहीं लग रहा होगा इतना ओल्ड ट्री है। और नाइट में जो शो होगा लाइट एंड साउंड, ये भी होता है शो, उसमें यही पेड़ विटनेस के तौर पर स्टोरी सुनाएगा। फ्रीडम फाइटर्स आए थे, क्या क्या टॉर्चर ब्रिटिशर्स ने किया है, आशीष विद्यार्थी जी की वॉइस में स्टोरी सुनाएगा। जून 28, 1998 एक साइक्लोन में ये पेड़ गिर गया, फिर लाइट एंड साउंड की ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने उसी ट्री को काट करके फिर से वहीं पर लगा दिया। अब उस ट्री का ब्रांच है ये जो बड़ा हो रहा है, इसलिए ये ट्री न्यू लग रहा है, क्योंकि 100 ईयर्स पेड़ काफी बड़ा रहेगा। अब स्टार्ट करेंगे गैलोस फांसी का से शुरू करेंगे। ओके, रूम फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन था, सभी का खाना, फ्रीडम फाइटर हो नॉर्मल क्रिमिनल हो, सभी का खाना यहीं पे बनता था। अब इसे हम लोगों ने स्टोर रूम बना दिया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसका नेक्स्ट है गैलोस, जहाँ पे हैंग करते थे। गैलोस ब्रिटिशर्स के समय ओपन था, ओपन में हैंग करते थे, अभी उन लोगों ने रूम जैसा बना दिया। ऊपर एक वुडन का बीम ओरिजिनल है, नीचे का प्लेटफॉर्म वुडन का वो भी ओरिजिनल है, रोप चेंज हो गया। एट ए टाइम 3 पर्सन हैंग कर सके ऐसा सिस्टम था। अंदर लेफ्ट साइड में एक लोहे का लीवर है, और लीवर खींचेगा, प्लेटफॉर्म नीचे को ओपन होगा। नीचे जो है 8 फीट डेप्थ है। डेथ होने के बाद बॉडी नीचे से कलेक्ट करते थे, पीछे लोहे का गेट है, वहाँ से बॉडी बाहर ले जाते थे। बाकी डिटेल्स फांसी घर देखने के बाद फिर बताएं। रस्सी न्यू है, रूम न्यू है, बाकी आप मेन प्लेटफॉर्म जो है वो ओल्ड है। ठीक है, करके आराम से देखें, यहाँ ध्यान से കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മാറും ഓരോരുത്തരായിട്ട്. അപ്പാജി കണ്ടിട്ട് മാറി, അപ്പാജി എടുത്തിട്ട് മാറണേ. यहाँ से नीचे 8 फीट डेप्थ है इसका जब खुलता है, और नीचे से वो करके क्या कर रहे हो? अंदर जाना जा सकते हो सर बचा के। चाहिए याद करने के लिए खोलते थे इधर से तीन इधर है। से वो निकाल के 10 फीट है ये। उसमें किसी फ्रीडम फाइटर को हैंग किया गया ऐसा हमारे पास में कोई प्रमाण या रिकॉर्ड्स नहीं है, क्योंकि हैंग करने के लिए किसी को अंडमान नहीं लाते थे। इंडिया में जेल थे, वहीं पे हैंग करते थे। अंडमान जो फ्रीडम फाइटर साधन रॉय जी का फोर्स फीडिंग तब करते थे जब फ्रीडम फाइटर हंगर स्ट्राइक करते थे। उनका हंगर स्ट्राइक विड्रॉ करवाने के लिए पहले मुंह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पाँव बांध कर नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड पिलाया जाता था, चावल का माट और मिल्क। अब उस वजह से 10 डेज के भीतर 3 फ्रीडम फाइटर्स का डेथ हुआ था 1933 में। नाम था महावीर सिंह, मोहित मोइत्रा और मोहन किशोर नामदास जी। यहाँ है उन्हीं को किया जो अंडमान आने के बाद फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मारा हो, सिपाही को मारा हो, जेल तोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर फिर केस चलेगा। उसके बाद फैसला होगा हैंग करो, तब यहाँ पे हैंग करते थे। तो कितने लोगों को यहाँ पे हैंग किया गया इसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। जब तक आदमी मरा नहीं तब तक काल निकलवाते थे। ये है तेलगानी। पीछे एक व्हाइट कलर का प्लेटफॉर्म है, देखिए छोटा सा, पीछे सीढ़ी जैसा बना है, ओरिजिनल है। हैंग करने वाले थे, प्रिजनर को वहीं पे लाते थे, बिठाते थे, स्नान करवाते थे, रिलीजन के हिसाब से प्रेयर करवाते थे, लास्ट विश पूछा जाता था, उसके बाद उनको हैंग करते थे। इस वर्कशेड में इस बिल्डिंग के फ्रीडम फाइटर ही काम करते थे। सब कुछ चेंज हो गया, प्लेस ओरिजिनल है। जो ओरिजिनल ऑयल मिल है वहीं पर है, बहुत सारे थे, एक बचा है। कोकोनट का ड्राई खोपरा भरेगा, साइड में तो वेट लगा देगा, वेट लगेगा, चेन टाइट हो जाएगा, प्रेशर इसके ऊपर आएगा, फिर जब पकड़ करके घुमाएगा, बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, कोकोनट क्रश होता रहेगा। अंदर एक पाइप होता था, गड्ढे में रखेंगे बाउल और इसमें कलेक्ट होगा। 1 डे में 1 फ्रीडम फाइटर को 30 पाउंड्स कोकोनट ऑयल निकालना पड़ता था, लगभग 15 किलोग्राम के करीब।
मस्टर्ड ऑयल निकालने देंगे तो 10 पाउंड्स पर डे यानी कि 5 किलोग्राम के करीब, जो दिन भर में बैल भी नहीं निकाल पाते थे। जब बैल नहीं निकाल पाते थे, इंसान कहाँ से निकाल पाएगा। कुछ फ्रीडम फाइटर इसे चलाते चलाते थक जाते थे, कुछ चलाने से इनकार भी करते थे, तो ब्रिटिशर्स उनका हाथ पकड़ करके इस पाइप के साथ रस्से से बांधते थे। जब वो नहीं चला पाते थे, पीछे से चाबुक से मारते थे। काफी फ्रीडम फाइटर ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे, कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और कुछ का डेथ भी हो जाता था। इसका टोटल वेट है 150 किलोग्राम। फ्रीडम फाइटर बैठ करके कोकोनट का छिलका निकालेगा, छिलके को कूटेंगे, छिलका सॉफ्ट हो जाएगा, उसे पानी में भिगोते थे। मॉइस्चर होने के बाद फिर बाहर निकालेंगे, धूप में सुखाएंगे, इसके बाद इसमें रोल करेंगे, बनेगा रोप रस्सी। अब रोप बनाने का काम किसी भी फ्रीडम फाइटर को दिया जाता था तो इवनिंग तक उनको 4 पाउंड्स रोप तैयार करना, लगभग 2 किलोग्राम। शाम में अंग्रेज बैठेंगे तौलने के लिए, जिनका 4 पाउंड्स हो गया पनिशमेंट नहीं तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहे। पनिशमेंट आगे है। ये मशीन भी ओरिजिनल है, रस्सी बनाने का मशीन। फ्लॉगिंग फ्रेम हिंदी में से कहते हैं टिकटिकी। फ्रीडम फाइटर को इसके ऊपर चढ़ाने के बाद पाँव को ब्लॉक करेंगे। अब फ्रीडम फाइटर इधर उधर मूव न कर सके, फिर एक पतला सा गीला टॉवल पहनाते थे बैक साइड, वही मारते थे चाबुक से। वहाँ मारे तो चमड़ी उधड़ जाता था और खून के फव्वारे निकल जाते थे। फिर वो फ्रीडम फाइटर न बैठ सके न सो सके। मारने वाला इंडियन ही था। इस जेल में फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल भी आते थे, चोर डाकू लुटेरे। उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम और क्रूएल ज्यादा, उनको ब्रिटिशर्स काम पे रखते थे। किसी को बनाते थे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर, किसी को जमादार। इनका ये फायदा होगा, खाना बढ़िया मिलेगा, मार खाने का जरूरत नहीं, हार्ड वर्क करने का जरूरत नहीं कर पाते थे। तो उनको 1 वीक के लिए सेल के बाहर वॉल में एक छोटा सा लोहे का रिंग होगा, उसमें हैंड कपिंग होता रहेगा। यूनिफॉर्म कुर्ता, हाफ पैंट, नेक में होगा आयरन रिंग, आयरन प्लेट, आइडेंटिटी लिखा होता था, कितने ईयर से कितने ईयर का इम्प्रिजमेंट मिला है, जेल का नंबर। और 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट फिटर। चेन फिटर जिनको पहनाते थे पनिशमेंट के लिए 1 ईयर, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं, कमर में चेन, पाँव में चेन, हैंड फ्री, चल फिर सकता है, चलते वक्त वेट होगा पाँव में। बार फिटर 6 मंथ, चलते वक्त बार पकड़ करके चलो, काम करते वक्त छोड़ दो। और तीसरा है क्रॉस बार फिटर, ओनली 10 डेज, डिफिकल्टी उसी में ज्यादा है। पाँव के सेंटर में रॉड है, पाँव डिस्टेंस में रहेगा, न बॉडी से चल पाएगा न बैठ पाएगा। और हर फ्रीडम फाइटर्स के पाँव में घाव हो जाता था, क्योंकि चलते वक्त रॉड उनके पाँव से खींचता जाता था। काल और पानी ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है। काल संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है समय, टाइम, मृत्यु। अब कोई प्रश्न? ऐसी है जी। कितनी बढ़िया है जेल के रखने का। इस जेल को ब्रिटिशर्स ने बनाना स्टार्ट किया था 1893 और कंप्लीट किया था 1906। 13 इयर्स लगे थे बनाने में। उनका एस्टिमेट था 5,17,352 रुपीज, लेकिन उस एस्टिमेट में जेल नहीं बना। उसको बनाते बनाते लास्ट में जो है 7,83,994 रुपीज खर्च हुए थे और 30 मिलियन ब्रिक्स यूज हुआ था। 3 करोड़ ब्रिक्स अंडमान में तैयार। बाकी आत्मा सिक्योरिटी गार्ड का डोर पड़ा है, ये फोटो देने का जगह है और एक लॉक करने का जगह है। सारे सेल सेम है, देखिए फिर लास्ट तक जाएंगे। इंडिया हाउस में काम करने वाले चतुर्भुज अमीन के माध्यम से बॉम्ब बनाने का मैनुअल, किताबों के अंदर पिस्तौल इंडिया भेजा गया। इस वजह से उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके इंडिया लाते वक्त शिप जब मार्सेलस हार्बर के निकट से गुजर रहे थे, उसी दौरान सावरकर जी ने जहाज का टॉयलेट का साइड का ग्लास तोड़ करके जंप के बाद और स्विमिंग करके चले गए मार्सेलस हार्बर, फ्रांस। वहाँ फ्रांसीसी गार्ड्स ने पकड़ लिया, अंग्रेजों को हैंड ओवर कर दिया। अंग्रेज सावरकर जी को इंडिया लेके गए। उनका फोटो भी तो अग्निपाल के सेंट्रल टावर यहाँ से हर ब्लॉक में जाने का रास्ता है और बीच का कनेक्शन ब्रिटिशर का समय टेम्पोररी था। जब ब्रिटिशर्स टावर आएंगे कनेक्शन लगा देंगे, बाद में कनेक्शन कट कर देंगे ताकि फ्रीडम पर टावर आना नहीं। अब उन लोगों को परमानेंट कर दिया। 3 ब्लॉक्स बच गया, 1, 7, 6 पीछे है।
4 ब्लॉक से टूट गया, बड़ा हॉस्पिटल बन गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और सभी के लिए फ्री सर्विस है, दवा खाना ट्रीटमेंट एक्सरे सीटी स्कैन सब फ्री है सभी लोगों के लिए। और फ्रीडम बेड्स का लिस्ट है स्टेट वाइज ईयर वाइज, बॉम्बे से कितने, पंजाब बंगाल आसाम यूपी बिहार गुजरात आंध्र प्रदेश मैक्सिमम बंगाल। मैं देख रही पहले वाला टावर टूट गया, उसको दोबारा बना दिया और रिवाइड करके जो बॉक्स है पहले का जो ओल्ड लाइटिंग साउंड शो था उसमें दिखाने के लिए हम लोगों ने बनाया था। पहले का शो विजुअली नहीं दिखता था, लाइट जलेगा स्टोरी चलेगा, उस समय आत्मा स्टोरी सुनाएगा, आत्मा स्टोरी सुनाएगा, रेड कलर का लाइट इसका फोकस होगा। वहाँ पे टूटा हुआ है, आज जब जाएंगे वहाँ घूमने के लिए टूटा हुआ बिल्डिंग है, कुछ बिल्डिंग को मेंटेन करके रखा है, डियर पीकॉक देखने को मिलेगा। बहुत दूर में तो आइलैंड अभी नजर नहीं आ रहा धुंध की वजह से, बारिश है, नहीं तो दिखाई देगा क्लियर। शहीद आइलैंड, स्वराज आइलैंड, पुराना नाम नील हैवलॉक, वो भी यहाँ से क्लियर दिखेगा। इस सबसे लास्ट है नॉर्थ पे, वहाँ पर एक लाइट हाउस भी है, ठीक से नहीं दिख रहा है बारिश की वजह से, लाइट हाउस है रेड एंड व्हाइट कलर का, वहाँ लोग जाते हैं एक्टिविटीज के लिए, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, सी वॉकिंग सब है। और 20 रुपीज़ का जो ओल्ड नोट है रेड कलर का, उसके बैक में जो फोटो है यही फोटो नॉर्थ में, उनको मेन लैंड वापस नहीं भेजते थे, अंडमान में सेटल कर देंगे, जमीन देंगे, खेती बाड़ी करो और यही हो। आज अंडमान के जो लोकल्स है उस प्रेसिडेंट का ही जनरेशन। और सेलूलर में जो फ्रीडम फाइटर्स आए थे मैक्सिमम रिटर्न चले गए, कुछ फ्रीडम फाइटर अंडमान में सेटल। हम सुबह उठे और रेडी होके ब्रेकफास्ट करने आ गए। ब्रेकफास्ट में ये सभी चीज़ें बनी थी, हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें सभी टेस्ट करी, सभी चीज़ें स्वादिष्ट थी। आज हमारा रिजॉर्ट से था चेकआउट, करीब 9 बजे हमने चेकआउट किया। वापस जाने का मन कर रहा है, मन तो नहीं कर रहा बट बट जाना तो अपनी जगह है। फिर हमारी कैब आ गई और बाहर बहुत बारिश हो रही थी। फाइनली हम पहुंच गए एयरपोर्ट। हम अपनी फ़्लाइट में बैठे और निकल पड़े वापस दिल्ली के लिए। ये चलो वाटर है, इसीलिए इतने एरिया में स्विमिंग कर पाते हैं। दिन में 2 बजे की फ़्लाइट थी। जब फ़्लाइट अपनी पीक हाइट पे पहुंच गई तो मंजर कुछ ऐसा था और सूरज इतना सामने से लग रहा था कि हम सूरज की गर्मी को महसूस कर रहे थे। हमारी लैंडिंग का टाइम 5:30 था और अप्रॉक्स 5:35 पे हमारी लैंडिंग हो गई थी। अंडमान एक ट्रिप नहीं था, बल्कि ये एक एहसास था जो हमारे दिल में हमेशा रहेगा। मेमोरीज मेड, फेयर फेस्ड, ड्रीम्स लाइव्ड, अंडमान यू वर मैजिकल। समुद्र की लहरों ने सिखाया जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए। जैसे ही फ्लाइट के टायर रोड पे लगते हैं, वैसे ही ये विंग इस तरह ऊपर की ओर ओपन हो जाते हैं जो हवा को रोकने का काम करते हैं। इस तरह प्लेन की स्पीड धीरे धीरे स्लो होती है। हमने प्लेन से एग्जिट किया और यहाँ पे एक बस होती है जो हमें एयरपोर्ट तक छोड़ देती है। फिर हमने अपने बैग कलेक्ट किए। बस यही था हमारा अंडमान का ट्रिप और ये ट्रिप यहाँ पे ओवर होता है।
और अभी कुछ ना अर्जेंट काम था कि ये घर पे खोल के एयरपोर्ट पे ही बैठ गए। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।